गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हमने पढ़ा था डाइजेशन, रेस्पिरेशन। और डाइजेशन और रेस्पिरेशन में हमने देखा था ऑक्सीजन और जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। अब ये मूव करने का काम, न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन के बाद इन सभी को मूव कराने का काम किसके थ्रू होगा? ट्रांसपोर्टेशन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमंस के अलावा प्लांट्स में और बाकी एनिमल्स में भी होता है, पर सभी का जो सिस्टम होता है अलग अलग रिक्वायरमेंट की वजह से अलग अलग होता है। जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यही हमारा क्या करता है, सारे जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, ऑक्सीजन हो या बाकी सारी चीज़ें हैं, वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा कर ले जाता है। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो है सर्कुलेटरी मीडियम, यानी जिस मीडियम के थ्रू ये सर्कुलेशन होगा। सेकंड हमारा क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ये सर्कुलेशन होगा। पंपिंग ऑर्गन, यानी कि इसको पंप कौन करेगा, इसको मूव कौन कराएगा, वो हमारा ये 3 पार्ट हैं। इसको हम थोड़ा सा अपने घर के वाटर सप्लाई सिस्टम से भी समझ सकते हैं। घरों में पानी आता है, पानी जो है पाइप्स के थ्रू सर्कुलेट होता है, तो सर्कुलेटरी मीडियम क्या हो गया? वाटर, जो कि हमारे पाइप्स में सर्कुलेट हो रहा है। जो वेसल्स हैं वो सप्लाई पाइपलाइन की तरह हैं, जो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह वाटर को सप्लाई कर रही हैं, हर जगह घर भर में घूम रही हैं। पंप जो होते हैं, जो मोटर्स लगी होती हैं, वो क्या करती हैं? पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रही हैं। और वो पानी को, क्योंकि पानी में इतना फोर्स नहीं होता कि हर जगह खुद से पहुंचता रहे, वैसे ही ब्लड्स में इतना फोर्स नहीं होता कि वो ऑटोमेटिक पहुंचते रहें अपने साथ, क्योंकि वो एक लोड भी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं, न्यूट्रिशन उन्होंने एब्जॉर्व करके अपने अंदर एब्जॉर्व करके रखा, तो यानी उसके अंदर वेट ज़्यादा हो गया है, एक्सेस वेट हो गया है। इसलिए अब क्या करना होगा, उसको सर्कुलेट कराने के लिए, और ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है पंपिंग ऑर्गन की। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमें हमारे जो सिस्टम को वर्क कराती हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट हैं: सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड वेसल्स एंड पंपिंग ऑर्गन। तो अब ये हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक फिगर को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। ये एक ह्यूमन है, इसके अंदर रेड रेड जो है, ब्लू ब्लू है, जिसके अंदर ब्लड की जो है सप्लाई हो रही है। ब्लड जो है सर्कुलेटरी मीडियम के थ्रू ये मूव कर रहा है। तो इसमें ये हमारा जो है पंप ऑर्गन है, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड को मूव करा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ब्लू और रेड कलर में दिख रही हैं हमें, और जो इसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है वो सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारे 3 पार्ट। ये पूरी बॉडी को देख रहे हैं, ऊपर से सर से लेकर पैर तक, ये हमारे ब्रेन से लेकर के नीचे टो तक हमारे हमें क्या कर रहा है, कवर करके रखा हुआ है। मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम से अटैच्ड है। तो अब एक एक करके हम देखते हैं सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम जो है मेनली 3 पार्ट से मिल करके बना हुआ है। सर्कुलेटरी मीडियम में आता है हमारे ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ये 3 चीज़ें जो होती हैं
हमारे सर्कुलेटरी मीडियम का पार्ट है, यानी इस मीडियम में ही डिज़ोल्व होगा ऑक्सीजन, इसी में डिज़ोल्व हो जाएगा हमारा फूड जो है डाइजेस्ट हुआ है, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व किया है वो सभी डाइजेस्ट होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेंगे। इवन वेस्ट मटेरियल भी इसी में डिज़ोल्व होते हैं और ये वेस्ट को जा कर के एक्सक्रेटरी सिस्टम में जा कर के छोड़ करके ब्लड को व बॉडी को क्लीन करते हैं। तो ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। ब्लड जो है ये हार्ट और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। टिश्यू फ्लूइड जो होती हैं ये सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे, टिश्यू के बीचों में जो स्पेस होगा वहाँ पे मिलेगा। लिम्फ जो है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ऑर्गन्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, इन सब जगह पे प्रेजेंट होता है। ब्लड का जो कंपोजिशन होता है, ब्लड मेनली 2 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं उसको। ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा से मिलकर के बना हुआ है। ये देखिए ब्लड में क्या है हमारा, प्लाज्मा 55%, WBC प्लेटलेट्स हैं वो 4% हैं और RBC जो है वो 41% है। तो ये सारा कंपोजिशन मिल करके बनाता है हमारा क्या, ब्लड। तो ब्लड जो है इसमें, इस फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिएगा, प्लाज्मा कितना परसेंट होगा, 55%। अगर ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है तो इस तरीके से आपको येलो कलर का जो लाइट, एकदम लाइट येलो, पेल येलो कलर का ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखेगा और रेडिश कलर जो होगा ये नीचे की तरफ एकदम हैवी होगा और जम सा जाएगा। तो ये जो होगा ये हमारा क्या होता है, RBC, रेड ब्लड सेल्स, और इसी में कुछ WBCs और प्लेटलेट्स भी मिली हुई होती हैं जो इसके ऊपर यहाँ पे बैठी हुई रहती हैं। तो इस तरीके से हमारे मेनली 3-4 कंपोनेंट हमारे हैं। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर ये कॉर्पसल्स और प्लाज्मा हैं, इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है और अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। एवरेज ह्यूमन में करीब 5.5 लीटर क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट होता है, 5.5 लीटर। अब आपको बताना है, जब एक क्वेश्चन है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट सीरियसली वीडियो को देखते हैं। एक क्वेश्चन को जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन से के थ्रू जाएगा वो सर्च करके या पता होगा तो वो पोस्ट करेगा ग्रुप में। 1 यूनिट, जब हम लोग कभी ब्लड डोनेट करते हैं या सुनना होगा ब्लड डोनेट किया तो यूनिट होता है, तो 1 यूनिट ब्लड कितना होगा, कितना अमाउंट होगा, इसका अमाउंट लीटर में आपको फाइंड करके बताना है। और हमेशा दिमाग में रखिएगा 1 यूनिट में कितना ब्लड, कितने लीटर ब्लड होगा। ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि लोग 2 या 3 लीटर 2-3 यूनिट तक डोनेट कर सकते हैं, तो अगर 2-3 लीटर बॉडी से चला जाएगा तो काफ़ी डिफिशियंसी हो जाएगी। कितना होता है 1 यूनिट ब्लड, ये आप सर्च करके बताइएगा। अब क्या है कि यहाँ पे 55% जो है हमारा क्या है, प्लाज्मा है। मेनली जो RBC होती है वो रेड कलर की होती हैं और ये काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं, और प्लाज्मा का कलर क्योंकि बहुत लाइट है तो पूरा जो इफ़ेक्ट होता है RBC का ही ब्लड के कलर पे होता है, तो इसीलिए ब्लड का कलर जो होता है हमें, ब्लड जो होता है हमें रेड कलर में दिखाई देता है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में अब हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो मेनली एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, मोल्डेड जिसका कहते हैं। पहली तो ये लाइट येलो कलर का होता है, जैसे लाइटिश एकदम येलो कलर होता है, और जो वाटर इसमें करीब प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वाटर होता है इसमें प्रेजेंट, यानी H2O। अब कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आयरन के फॉर्म में या अदर फॉर्म में हो सकते हैं।
ठीक है। ये जो प्लाज्मा होते हैं उनमें क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी आयरन प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजन भी जिसको कहा जाता है, अगर रिमूव किया जाता है तो इसी को कहा जाता है सीरम। अगर इसको ब्लड से रिमूव किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा सीरम। जो स्टूडेंट बायो लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा जो प्लाज्मा जिससे प्रोटीन फाइब्रोनोजन जो होता है उसको रिमूव किया था तो उसको सीरम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड कॉर्पसेस में क्या था, रेड आरबीसी था हमारा, पता ही होगा इस सब के बारे में। रेड ब्लड कॉर्पसेस, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसेस एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसेल, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इन द शेप ऑफ डिस्क की तरह होते हैं। डिस्क की तरह शेप इसलिए होता है कि ताकि ऑक्सीजन वगैरह इसके अंदर CO2 ये अपने अंदर रख सके। ठीक है, बाई कॉन्केव टाइप का इसका शेप होगा डिस्क से, जैसे जिस तरह से प्लेट में हम लोग घरों में खाना खाते हैं उस तरीके की प्लेट की शेप में होगी। और ये इससे क्या होता है कि ये सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से स्मॉल साइज होने के बावजूद भी ये ब्लड में मूव करता रहता है, राउंडेड रहता है, तो कहीं भी अटकता नहीं है और अपने साथ ये ऑक्सीजन वगैरह को लेके जा सकता है। आरबीसी जो होती है ये कहाँ पे बनेगी, रेड बोन मैरो ऑफ द बोन्स। बोन मैरो जो बोन के अंदर के साइड जो पार्ट होता है वो बोन मैरो होता है, यहीं पे ये बनती है। और इसका एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है करीब 120, एक बार अगर आरबीसी बन गई तो 120 डेज तक वो चलेगी, यानी कि करीब 4 महीने तक आरबीसी बनने के बाद चलेगी, फिर उसके बाद डेड हो जाएगी, नई आरबीसी बॉडी में बनती रहती है। ओल्ड जो होंगी, पुरानी होंगी, वो फिर क्या होती हैं, निकल जाती है। और इसमें जो रेड कलर होता है आरबीसी के अंदर जो रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है यही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये मेनली मैग्नीशियम इसमें और आयरन प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत जल्दी रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत काम का है, ये एक तरीके से हमारा सोल्जर है, आर्मी की तरह है। अगर कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल्स आ जाते हैं हार्मफुल तो उनको ये मारकर भगाता है या उनको किल करता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है मेनली वाइट, तो बस ल्यूकोसाइट्स। इनका शेप जो होता है राउंडेड तो होता है बट इरेगुलर होता है। ठीक है, राउंडेड इरेगुलर शेप होगा। ठीक है, और ये कलरलेस होते हैं। वाइट बोला गया है पर ये कलरलेस होते हैं। डब्ल्यूबीसी कैसे होंगे, कलरलेस। और दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, साइटोप्लाज्म, या इस तरह से। अगर जिसको बायो लेना है वो इतना ज़्यादा इस पर फोकस करे, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होंगे, उनके ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल और किडनी शेप में होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है, जो भी सॉलिड सब्सटेंस या फॉरेन मटेरियल बॉडी में आ जाते हैं उनको क्या करता है, डिजीज़ेस को ये किल करता है और इम्यूनिटी को हमारी क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में डब्ल्यूबीसी के नंबर्स काउंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शंस को मारते हैं। दूसरी चीज़, ये डिजीज़ कॉजिंग जो जर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मारते हैं। जो फैगोसाइट्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि ऐसे सोल्जर की तरह वो होते हैं जो अगर
एक बार दुश्मन आया उसको मार दिया, तो उसको दुश्मन को कैसे मारना है अगली बार अगर वो आए आसानी से कैसे उसको मारे, ये चीज़ इसके अंदर क्या होती कोट हो जाती है, मतलब कि इसके अंदर ये कहीं अपने डीएनए में ये फीड अप कर लेता है कि अगली बार इसको इस तरह से मारना, तो उसी को कहते हैं एंटी बॉडीज़। तो ये एंटी बॉडीज़ इस तरह से ये बना लेता है। तो ये सारे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। देन आता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ये कलरलेस ओवल शेप में होती हैं, जैसे इस तरह से स्टार स्टार शेप में होंगी, इस तरह से शेप में होंगी। तो ये क्या करती हैं, ये कलरलेस होते हैं, ओवल शेप इनका या राउंड या फ्रैगमेंटेड शेप कुछ भी शेप हो सकता है, और ये काफ़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स भी या कहा जाता है, ये बोन मैरो में बनती हैं, ये फ्लोट करती रहती हैं ब्लड में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाती हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, ब्लड अगर कहीं कट गया फट गया तो ये इसको वहाँ पर क्लॉटिंग करके हमारे ब्लड को लीक होने से या बाहर बॉडी से निकलने से क्या करता है, ये रोक देता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेनली, और ये बनेगा कहाँ पे, बोन मैरो में। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट रोल। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड। बस इम्पॉर्टेंट हेडिंग देख लेते हैं ताकि हमें मूव करना है मेनली पंप ऑर्गन और यानी कि हमारे हार्ट पे। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट में ये हेल्प करता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेस है यानी ऑक्सीजन, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, अब इसका मतलब केवल ऑक्सीजन ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर की तरफ, लंग्स मिला करके छोड़ देगा। ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी किडनी तक ले जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको बाहर बॉडी के ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में हमारे लंग्स में जा कर के छोड़ देता है। बॉडी सिक्रेशन, स्वेट वगैरह को सिक्रेट करने में ये टारगेट ऑर्गन पर ले जा कर के छोड़ने में ये हेल्प करता है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी ये हेल्प करता है। और जो इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में उनसे भी हमें लड़ने में हेल्प करता है। बॉडी का पीएच मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, और ब्लड लॉस को भी ये मेंटेन करता है। वाटर बैलेंस इन सब में ये हेल्प करता है। मेंटेन पीएच बैलेंस, पीएच क्या होता है ये अभी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ब्लड जो है हमारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन वर्क करता है। कल की क्लास में हम लोग हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है और ब्लड वेसल्स कैसे वर्क कर रहे हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।